हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम जो हमारा डीएलएड के लिए जो लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसमें हम रीजनिंग का हमने लेक्चर 1 देखा था, आज हमारा लेक्चर 2 है। इसमें हम देखने वाले हैं डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन। डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन मतलब हिंदी में अगर बोलेंगे तो दिशाएं, और रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, क्या हम इसमें कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट प्लस साथ में उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि आपका जो टॉपिक है वो पूरी तरह क्लियर हो जाए। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसलिए मैंने 2 टॉपिक एक साथ ले लिए हैं, डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन। तो इसमें मैं करना क्या है बेसिकली, इसमें सबसे पहले जैसे हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, बस कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप फिर आसानी से कर सकते हैं। और रीजनिंग में एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, लॉजिक क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाने, अपनी तरफ से कोई लॉजिक पहले से प्री एज्यूम करके नहीं चलना है, ये चीज़ ध्यान रखनी। ठीक है, तो चलो समझते हैं, जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको समझते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक स्लाइड ले लेते हैं। इसमें ये हमारा पहला क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक मैंने स्लाइड कॉपी कर ली है। अच्छा, तो यहाँ पे समझते हैं हम इसका कॉन्सेप्ट। सबसे पहले देखते हैं डायरेक्शन या दिशाएं। ठीक है, पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर देखते हैं हम किसका आपका ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन में क्या है, आपको बस 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये प्लस साइन, ये प्लस साइन क्या है, ये है डायरेक्शन का। आपका कंपास देखा होगा ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। जहाँ भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आए, आप साइड में इस तरीके से बस एक प्लस बना लो और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन उसमें मेंशन कर लो। ठीक है, अब क्वेश्चन इसी में से आएगा, कौन सी दिशा में है, क्या है, यही क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल उसने पूछा कोई पर्सन पश्चिम दक्षिण दिशा में देख रहे हैं, पश्चिम दक्षिण कहाँ आएगा, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया, इसके बीच में जो ये वाला जो पोर्शन होगा, यहाँ कहीं पश्चिम दक्षिण आएगा। ऐसे ही दक्षिण पूर्व बोला तो ये आ जाएगा दक्षिण पूर्व, ऐसे ही उत्तर पश्चिम बोला तो ये आ जाएगा। इस तरीके से जैसे जैसे क्वेश्चन डिमांड करेगा उसके अकॉर्डिंग आप उसका जो डायरेक्शन है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है, आपको क्या रखना है, जैसे डायरेक्शन का क्वेश्चन है साइड में ऐसे बना दो। अगर ये नहीं बना पाते हो तो 4 बनाना तो आता ही है, बस 4 बना लो, डायरेक्शन लिख लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। या एक और तरीका मैं बताता हूँ, आप खुद को एज्यूम करो, आप खुद को दोनों हाथ फैला के अगर आप एज्यूम करोगे, ये आपके पाँव हो गए, ये आपके दोनों हाथ हो गए, ये आपका सर हो गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप चल सकते हैं। आपका दायां हाथ क्या हो गया, ईस्ट मान लो, बायां हाथ वेस्ट मान लो, सर आपका नॉर्थ मान लो, पाँव मान लो साउथ। ठीक है, इस तरीके से एज्यूम करके चल सकते हैं। क्वेश्चन में आप जैसे भी आप करना चाहें वो आपकी इच्छा। पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है, दूसरा इसमें क्या है, आपको जब किसी डायरेक्शन में कोई पर्सन चलता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये कोई पर्सन है, इसको मैं पूर्व की दिशा में चला रहा हूँ। ठीक है, पूर्व की दिशा में चलाए। ठीक है, अब यहाँ से मुड़ने वाला जो बात आती है, मुड़ने के लिए क्या होते हैं, 2 तरीके होते हैं। मुड़ने के लिए बेसिकली क्या होगा, या तो क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में वो दे रहा है कि कोई 45 डिग्री मुड़ता है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, उस कंडीशन में ऐसे 45 डिग्री लगभग, ये क्या होता है, अगर नीचे को जाऊं पूरा में तो ये 90 डिग्री हो गया, तो इसके बीच में कहीं ऐसे मुड़ा देंगे तो ये 45 डिग्री हो गया। ऐसे 135 डिग्री मोड़ना आएगा, तो इस तरीके से अगर हम यहाँ से देखो, ये क्या हो गया, ये 90 हो गया ना, इसमें 45 और ऐड कर दो तो 135 डिग्री ये हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा 135 डिग्री, और 45 डिग्री आएगा तो ये 45 डिग्री। एक तो ये डिग्री में, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो आपको 90 डिग्री लेके चलना है जनरली। ठीक है, दायां बायां मोड़ने की बात आएगी तो। ठीक है, तो चलो समझते हैं मोड़ने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल ये बोला, पहले बोला क्वेश्चन में बोला पूर्व की तरफ चला। ठीक है, पूर्व की तरफ चला 10 मीटर 5 मीटर, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर चला, फिर वो दाएं मुड़ा। दाएं कैसे मुड़ेगा, अब देखो डायरेक्शन ये है। अब इसको समझने के लिए क्या करना है, आप खुद को एज्यूम करो, खुद आप अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका दायां हाथ बायां हाथ देख लो, बस उसी के अकॉर्डिंग करना है। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, बायां दायां, तो क्या करना है, अब ये उसने बोला दाई तरफ मुड़ा, तो नीचे की तरफ मोड़ दो, पूरा 90 डिग्री मोड़ देना है। ठीक है, पूरा 90 डिग्री मोड़ देना है, अगर कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं है तो। ठीक है, मेंशन है तो अलग बात है, इस तरीके से। ठीक है, कुछ मेंशन नहीं है तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, दाएं मुड़ जाए। ठीक है, फिर उसने बोला बाएं मुड़ना है, फिर नीचे की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ का बायां क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग देख लो, ये लेफ्ट ये राइट, नीचे की तरफ जब जा रहा है तो ये लेफ्ट ये राइट,
ठीक है, पर्सन ये है तो इसका क्या होगा, ये लेफ्ट ये राइट, ठीक है। अगर उसने बाएं मुड़ने की बात करी तो इस तरीके से बाएं मुड़ा देंगे, ठीक है। वो भी क्या होगा 90 डिग्री में, इस तरीके से। बस दो कॉन्सेप्ट हैं किसके, डायरेक्शन के। ऐसे ही अब देखते हैं ब्लड रिलेशन का भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, यानी कि रक्त संबंध का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध, रक्त संबंध समझने के लिए सबसे पहले खुद के अकॉर्डिंग आप सोचते हुए चलेंगे तो काफ़ी आसान हो जाता है। इसमें भी एक दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली चीज़, जब भी क्या होगा इसमें सिंबल कैसे रखना है वो इम्पोर्टेंट है। जब भी जैसे मैंने बोला पुरुष, पुरुष के लिए मैं क्या करता हूँ, प्लस साइन यूज करता हूँ। आप अपने भी कोई साइन बना सकते हैं, मैं जो करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। पुरुष और महिला, महिला जहाँ होगी वहाँ निगेटिव का साइन, ठीक है। प्लस माइनस आप जैसे भी, आप पुरुष को नेगेटिव कर दो, महिला को पॉजिटिव कर दो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। जनरली क्या होता है, पुरुष के लिए प्लस, महिला के लिए माइनस मैं यूज करता हूँ, ठीक है। या मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, ठीक है। एक तो ये चीज है। दूसरा दूसरा क्या आता है, जैसे भाई बहन, माता पिता, किस तरीके से सिंबलाइज करना है। तो इसमें दो चीजें हैं, पति पत्नी। पति पत्नी जहां भी आएंगे तो उनको क्या करना है, एक ही लेवल पे रखना है और प्लस माइनस। ऐसे ही भाई बहन जहां आ जाएंगे, देखो भाई बहन जहां भी आएंगे वहां क्या करना है, कॉमा का यूज करना है। ब्रदर सिस्टर में कॉमा, और हस्बैंड वाइफ में क्या करना है, प्लस माइनस, ठीक है। बस ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। अब क्या होता है इसमें, एक चीज और आपको समझनी है, बस ये समझना है, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, ठीक है। पहली पीढ़ी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये आपके दादाजी हैं फॉर एग्जाम्पल, ये दादाजी हैं, मैं इनको डी से दिखा दिया। फिर उनके बच्चा आपके पिताजी, मैंने इनको एफ से दिखा दिया। फॉर एग्जाम्पल फिर उनका बच्चा मेल या फीमेल जो भी हैं, आप अपने अकॉर्डिंग आप मान लो, ठीक है। सन या डॉटर, ठीक है। तो जब भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आएंगे तो क्या करनी है, सीधी लाइन से ऐसे नीचे को आ जाना है, ठीक है। पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ऐसे 3-4 पीढ़ी भी हो सकती है तो वहां से नीचे आते जाना है, ठीक है। ऐसे करके पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है। इस तरीके से जितनी पीढ़ी दी है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो क्या होता है, पीढ़ी वाले में इस तरीके से चलना है आपको। और जो सेम पीढ़ी में, यानी कि माता पिता, मामा मामी, वो सब आए आएंगे सेम में आएंगे। तो मैं इसको जैसे फॉर एग्जाम्पल पहली पीढ़ी की बात आई तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके दादा दादी, अब हस्बैंड वाइफ है तो ऐसे ऐसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उनके बीच में ऐसे डैश से। फिर दादा का बच्चा कौन होगा, आपके पिताजी, ठीक है। तो अब पिताजी और माता जी एक स्थिति से आएंगे, इस तरीके से एक जनरेशन में। अगर इनके कोई भाई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मामा आ गया, ठीक है, या कोई मौसी आ गई, तो ऐसे कॉमा करके ये भाई बहन हो गए। ये भाई बहन के लिए क्या करना है, हमें कॉमा का यूज करना है। और पति पत्नी के लिए डैश का यूज करना है। और पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने के लिए इस तरीके से। ऐसे ही तीसरी पीढ़ी में, यानी कि आपकी पीढ़ी मान लो, ठीक है, सन एंड डॉटर वाली पीढ़ी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अगर आपको भाई बहन दिखाने हैं तो कॉमा करके, ठीक है, आपके जो भी के हैं भाई बहन आ जाएंगे कॉमा करके, ठीक है। और ये इस तरीके से जनरेशन चलती है। ये सबसे पहली जनरेशन कौन सी कंसिडर करनी है आपको, जो सबसे बड़ी होती है, यानी कि आपके दादाजी या दादाजी के दादाजी जो भी हैं, पहली जनरेशन वहाँ से होगी। और उसके बाद अगली जो जनरेशन आएंगी, दूसरी, तीसरी, ठीक है, ये इस तरीके से चलते रहेंगे। बस ये कॉन्सेप्ट है। ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया आपने, डायरेक्शन का भी समझ लिया। अब जाके हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्नेहा। स्नेहा के बारे में बात हो रही है। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी नोट कर लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन में, रीजनिंग के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको नाम के अकॉर्डिंग उसका जेंडर डिसाइड नहीं करना है। जैसे स्नेहा बोला है, जनरली क्या होती है, लड़की होगी स्नेहा, ठीक है। लेकिन अगर रीजनिंग में क्या होता है, कभी कभी वो क्वेश्चन में देता है स्नेहा पुरुष का नाम दे देगा, तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपने सारी चीजें लड़की मान के कर लिया फटाफट, आपने देखा नहीं, वो लाइन पढ़ी नहीं, मिस हो गई, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो कभी भी आपको किसी का जेंडर, किसी का लिंग पहले से डिसाइड नहीं करना है। प्री एज्यूम करके कुछ भी नहीं चलना है, प्री एज्यूम कुछ करना ही नहीं रीजनिंग में। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग करो और अपना लॉजिक लगा के आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब फटाफट से क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। तो अब किसकी बात हो रही है, स्नेहा पूर्व की ओर 5 मीटर चलना शुरू करती है। अब देखो डायरेक्शन की बात हो रही है, फटाफट से कोने में क्या करा मैंने, डायरेक्शन बना दी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण भी बना सकते हो, मेरे को कंफर्टेबल ऐसे लगता है तो मैं इस तरीके से बना लेता हूँ, ठीक है। कॉपी के कॉर्नर में फटाफट से मैंने डायरेक्शन बना दी।
अब क्या करना है, बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग मैं इसको करते जाऊंगा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे सॉल्व करने के लिए स्पेस मिल जाए। ठीक है, तो ये देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करा स्नेहा ने क्या करा, 5 मीटर चलना शुरू करा। ये स्नेहा की पोजीशन मान ली। 5 मीटर कहाँ चल ली, पूर्व की ओर 5 मीटर चलना शुरू करा। पूर्व की ओर 5 मीटर चलना शुरू करा, पूर्व की ओर चला दो, 5 मीटर मान लो। ठीक है, फिर क्या करती है, फिर वो दाएं मुड़ती है। ये जा रही थी, ऐसे एरो बना लो, दाएं मुड़ना। दाएं क्या हो गया, ये लेफ्ट ये राइट, यानी कि दाएं कहाँ हो गया, नीचे की तरफ होगा। दाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। यहाँ तक हमने पढ़ा, जितना पढ़ो उतना बनाते जाओ। 5 मीटर चली दक्षिण की तरफ। ठीक है, ये आ गया। फिर क्या करती है, फिर बाएं मुड़ती है। फिर बाएं मुड़ती है और 4 मीटर चलती है। फिर बाएं मुड़ी, ये लेफ्ट ये राइट, फिर बाएं मुड़ी, कितना चली, 4 मीटर चली, 4 मीटर चला दिया। फिर क्या करती है, फिर से बाएं मुड़ती है और 2 मीटर चलती है। यहाँ पहुंची थी, इस डायरेक्शन में थी, फिर बाएं मुड़ेगा। बाएं क्या होगा, ये राइट हो गया ये लेफ्ट हो गया। बायां क्या हो गया, ऊपर की तरफ चलेगी। फिर 2 मीटर चलती है। अब देखो ये वाली लाइन में यहाँ से यहाँ तक हमने कितना, 5 5 मीटर चला रखा है, तो 2 मीटर उससे छोटा ही रखना पड़ेगा। तो मैंने इतना 2 मीटर कर लिया, साथ में लिखते भी जाओ साइड में छोटा छोटा। 2 मीटर चला दिया। अब यहाँ क्या है, डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से चल रही है। फिर क्या हो रहा है, फिर क्या बोल रहा है, और फिर से बाएं मुड़ती है और 3 मीटर चलती है। फिर यहाँ से बाएं मुड़ेगी, ये लेफ्ट ये राइट, फिर बाएं मुड़ेगी, कितना चल रही है, 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर, ये नीचे वाला क्या है आपका, ये 4 मीटर है, तो 4 मीटर से 3 मीटर छोटा ही रखना है। एकदम स्पेसिफिक लेके तो चल नहीं सकते, बस मोटा मोटा आइडिया ले लेना है इसमें। ठीक है, आप नाप के तो बनाएंगे नहीं ना, तो इस तरीके से। अभी क्या पहुंची, यहाँ पे पहुंची है। ठीक है, 3 मीटर चल के यहाँ पे पहुंची है। फिर क्या बोल रहे हैं, फिर दाएं मुड़ती है और 2 मीटर चलती है। फिर दाएं मुड़ना है, ये लेफ्ट हो गया ये राइट हो गया, फिर दाएं मुड़ना है, 2 मीटर चलना है। देखो 2 मीटर यहाँ चला था पहले। ठीक है, ये वाला 2 मीटर था, फिर 2 मीटर और यहाँ चलेगा। देखो ये पूरा 5 मीटर है, तो 5 से थोड़ा सा नीचे रहेगा यहाँ कहीं। ठीक है, तो 2 मीटर यहाँ चला दिया। ठीक है, 2 मीटर यहाँ चलाया। फिर क्या बोल रहे हैं, फिर से दाएं मुड़ती है और 3 मीटर चलती है। फिर से दाएं मुड़ी, ये लेफ्ट ये राइट, फिर से दाएं मुड़ी और 3 मीटर चली। अब 3 मीटर क्या करा, पहले ये वाला भी चलाया था हमने 3 मीटर, फिर से 3 मीटर यहाँ से चलाया, तो कहाँ पे पहुंची, यहाँ पे पहुंची। ये वाली उसकी फाइनल पोजीशन होगी। ठीक है, ये इसकी क्या है, सामने पे आ जाएगी। अब देखो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, अब हो सकता है वो डिस्टेंस पूछे, कुछ भी पूछे, बस इस तरीके से डायग्राम आपको सही बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनल पोजीशन हो इस तरीके से यहाँ की तरफ देखते हुए, ये फाइनल उसकी पोजीशन आ गई। ये उसकी फाइनल पोजीशन आ गई, मैंने एफ लिख दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वह अब किस दिशा के सम्मुख है। और देखो सभी मोड़ 90 डिग्री के मोड़ है, इसमें दे दिया। अगर नहीं भी दिया होता तो हम 90 लेके ही चलना है। अगर कुछ स्पेसिफिक नहीं बोले, अगर 90 की जगह 45 बोलता है, तब आपको एज्यूम करना है अलग तरीके से। तो वह किस दिशा के सम्मुख है, ये देखो ये कौन सी डायरेक्शन है, देखो जो हमने बनाई ये कौन सी आती है, ईस्ट। तो कौन सी डायरेक्शन है, पूर्व। तो हमारा क्या हो गया आंसर, पूर्व। ठीक हो गया, इस तरीके से क्वेश्चन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अदिति के बारे में। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि सॉल्व करने का मुझे स्पेस मिल जाए। ये तो अदिति के बारे में देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ठीक है, अदिति अपने घर से 18 मीटर दक्षिण दिशा में चलकर एक किराने की दुकान तक पहुंचती है। ठीक है, तो चलो अदिति की पोजीशन ले लेते हैं। यहाँ अदिति को यहाँ पे मान लेते हैं, ये अदिति की पोजीशन ले ली। अब वो दक्षिण में चलती है, फटाफट से मैंने क्या बताया, सबसे पहले डायग्राम बना लो एक साइड में कोने में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, ताकि आपको डायरेक्शन फटाफट से क्लियर सामने पे दिख जाए। अब कभी किसी किसी क्वेश्चन में क्या हो सकता है, वो वेस्ट को ईस्ट भी बोल सकता है, वो क्वेश्चन में जैसे बोलेगा वैसे लेके चलना है। ठीक है, वही जो कंडीशन होती है रीजनिंग में नोट करने लायक, क्या प्री एज्यूम कुछ भी नहीं करना है। जब तक क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक नहीं दे रखा है तब तक आप ये डायरेक्शन ऐसे लेके चलेंगे, लेकिन उसने कुछ बोल दिया स्पेसिफिक तो आपको वैसे ही मानना है। फिर ईस्ट यहाँ हो जाएगा, अगर ईस्ट यहाँ बोल दिया, नॉर्थ को साउथ बोल दिया उसने, तो साउथ यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान देना है आपको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अदिति अपने घर से 18 मीटर दक्षिण दिशा में चलकर किराने की दुकान तक पहुंचती है। 18 मीटर दक्षिण में चला दो भाई, ये हो गया 18 मीटर चला दिया हमने दक्षिण में। ठीक है, यहाँ पे कोई किराने की दुकान होगी, के से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। वहां से वो क्या होती है, दाएं मुड़ती है और 12 मीटर चलकर एक बेकरी तक पहुंचती है। यहाँ से बाएं मुड़कर उसे 12 मीटर बेकरी तक पहुंचना है। बायां कहाँ होगा, नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ देखो, ये राइट ये लेफ्ट हो जाएगा। ये आप है, खुद को एज्यूम कर लो, ये क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड, ये आपका राइट हैंड, इस तरीके से। तो दाएं मुड़ी कितना, 12 मीटर चली, इस तरफ हमने 12 मीटर चला दिया। फिर क्या हो रहा है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 6 मीटर चलकर एक किताब की दुकानों तक पहुंचती है। फिर बाएं मुड़ी, फिर देखो ये क्या हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट।
ठीक है। फिर बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ी कितना चली, 12 मीटर। ये कहाँ पहुंची थी, इससे किताब की दुकान तक, ठीक है। बाएं मुड़ी और 6 मीटर चलकर किताब की दुकान तक पहुंच गई, ठीक है। बाएं मुड़कर 6 मीटर और चला दो, ये हो गई किताब की दुकान, ये हो गई शॉप हो गई, ठीक है। यहाँ पहुंचा दिया। फिर क्या बोल रहे हो, किताबों की दुकान से वो 24 मीटर उत्तर दिशा में चलकर एक क्लिनिक पहुंचती है और बाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ती है। पहले तो क्या करना है, उसे 24 मीटर चलाना है उत्तर दिशा में और क्लिनिक पहुंचाना है, ठीक है। तो ये क्या है, उत्तर दिशा में चलाना है, यानी कि ऊपर की तरफ, हमें ऊपर की तरफ चलाना पड़ेगा इसे। 6 मीटर तो यहाँ चलाना है, ठीक है। कुल टोटल 24 चलाना है ना, तो 18 मीटर यहाँ हो गया, तो ये वाला 18 हो गया, ये पूरा का पूरा 18 हो गया, 18 यहाँ हो गया, 6 ही हो गया, तो पूरा यहाँ तक क्या आ गया, 24 आ गया। और ये क्या आ जाएगा, ए के सामने आएगा, ठीक है, एक लाइन में होंगे। ये कौन सी जगह पहुंच गई, वो क्लिनिक तक पहुंच गई है, ठीक है। 24 मीटर चलकर क्लिनिक तक पहुंच गई। क्लिनिक को मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूँ। फिर क्या बोल रहा है, इस डायरेक्शन में जा रही थी ना, उत्तर दिशा में, ये हो गया। फिर बाएं मुड़ती है और 12 मीटर चलती है। फिर यहाँ से बाएं क्या हो जाएगा, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। बाएं मुड़कर 12 मीटर और चला दिया हमने, ठीक है। अभी इस डायरेक्शन में वो जा रही हो, फाइनल डायरेक्शन ये। अच्छा ये देखो, ये क्या हो गया, उसका फाइनल डायरेक्शन होगी, इसको मैं एफ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, उसका घर उसके अंतिम स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। ये क्या थी उसकी, ए क्या थी उसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। देखो ये वाली डिस्टेंस क्या है, 12 है, तो ये भी 12 होगी। और 12 हमने यहाँ चलाया था, 12 + 12 कितना हो गया, 24 मीटर हो गया। कहाँ है, उसके अंतिम स्थान से घर कितनी दूरी पर है, ये उसका एफ उसका अंतिम स्थान है, ए उसका घर है, यानी कि इस तरफ है, यानी कि 24 मीटर कहाँ होगा, पूर्व में होगा, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो गया, उसके अंतिम स्थान से किस दिशा में, अंतिम स्थान ये है, एफ से ये किस दिशा में, पूर्व दिशा में, कितना, 24 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे श्वेता की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, श्वेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 150 मीटर चलती है। श्वेता का कार्यालय ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं श्वेता का कार्यालय, एस लिख देता हूँ मैं। यहाँ से दक्षिण की तरफ चल रही कितना, 150 मीटर, 150 मीटर दक्षिण की तरफ चल रही, ठीक हो गया। फिर वह दाएं मुड़ती है, दक्षिण दिशा में जाकर दाएं मुड़ती है। दाएं दाएं किस तरफ होगा, ये लेफ्ट, ये राइट। दाएं मुड़ी, कितना चल रही है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 80 मीटर चलती है। 80 मीटर चला दो, 80 मीटर चला दिया हमने, ठीक हो गया। फिर वह बाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलती है। इस तरफ जा रही थी, फिर बाएं मुड़ी, कितना, 60 मीटर, ठीक है। बाएं ये होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगी, 60 मीटर चला दिया हमने, ठीक है। यहाँ पहुंची अभी। आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वह अंत में बाएं मुड़ती है और बैंक तक पहुंचने के लिए 280 मीटर चलती है। फिर क्या करती है, फिर से वो बाएं मुड़ती है, ये डायरेक्शन थी, यहाँ से बाएं क्या होगा, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। बाएं ये हो गया, इस डायरेक्शन में जाएगी, और कितना, 280 मीटर। तो 80 तो ये हो गया, ये 80 दिख रहा था, इसके बराबर यहाँ 80 आ गया, ठीक हो गया। 80 मीटर तो यहाँ चल गई, 200 और चला दो आगे को, 200 यहाँ चला दिया, तो 200 मीटर ये हो गया, 280 मीटर पूरा हो गया, ठीक है। कहाँ पहुंचने के लिए, बैंक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पूरा 280 मीटर, ठीक है। 80 80 हो गया, 200 हो गया, 280 मीटर पहुंच के यहाँ कहाँ पहुंच गई, बैंक पहुंच गई। बी से बैंक दिखाते हैं मैंने। उसके कार्यालय और बैंक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है, इंपॉर्टेंट चीज, न्यूनतम दूरी। जब भी न्यूनतम दूरी की बात आए तो सीधे आपको देखना है, सीधे, ठीक है। ये यहाँ पे क्या करा, साइड में हमने फटाफट से डायग्राम बना लिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये स्टार्टिंग में बना लेना आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन बना लो बस, उसी से बाहर क्वेश्चन बन जाते, ठीक हो गया। न्यूनतम दूरी की जब भी बात आएगी तो न्यूनतम दूरी में क्या करना है आपको, न्यूनतम दूरी में वहां से सीधे सीधे देखना है हमें, ये, ठीक है। दिख रहा, यहाँ से सीधे एस और बी के बीच में सीधे डिस्टेंस देखेंगे जब भी न्यूनतम दूरी की बात आई। आप इस तरीके से नहीं जाएंगे, एस से पहले यहाँ, ये न्यूनतम नहीं होगा, ये तो क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस होगी, ठीक है। न्यूनतम क्या होगी, सीधे वहां से तिरछा जो भी दिख रहा है वो सीधा डिस्टेंस होगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, एक बचपन का आपको ट्राइंगल का एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। समकोण त्रिभुज सबने बचपन में पढ़ा है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, उसी के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है, इस तरीके से दिखाते हैं। इसको मैं ए बी सी बोल देता हूँ। 90 डिग्री के एंगल के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, कैसे दिखा दिया, ये लंब,
ये आधार, एल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ भी क्या है, ये सीधी लाइन आ रही है यहाँ से यहाँ तक, एस से लेके ये तक। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट बोल देता हूँ, इसे टी बोल देता हूँ, एस टी बी, ठीक है। एस टी बी ट्राइंगल को देखो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के सामने ये क्या हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। लंब की डिस्टेंस कितनी होगी, 150 यहाँ पे है, 150 ये है, और ये कितना है, 60 ही है, क्योंकि ये देखो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो 150 और 60 कितना हो गया, 210 हो गया ये। एस टी की डिस्टेंस कितनी होगी, 210 होगी, ठीक है। ऐसे टी बी की डिस्टेंस कितनी है, 200 होगी आधार की, ठीक है। ऐसे ही एस बी की हमें निकालनी है, ठीक है। तो फटाफट मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 210 का स्क्वायर, एस टी का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर, ठीक है। 21 का स्क्वायर पता है आपको, ठीक है। नहीं पता तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। याद है तो अच्छी बात है, 441 होता है, और एक जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे। और 200 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 जीरो है तो स्क्वायर में 4 जीरो आ जाएंगे। अब इसका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 841, ठीक है। 841 कितना आ जाएगा, 841 और 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। 841 और 3 जीरो आ जाएंगे, 84,100 आ जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, इसको सही से लिख देता हूँ। हाँ, इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 841 और साथ में क्या आएंगे, 2 जीरो, 84,100, ठीक है। ये आ गया क्या हमारा, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इतना आ गया, तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 841 किसका स्क्वायर होता है, 29 का होता है। तो कर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगी, 84,100 का रूट कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा, 290। 841 29 का स्क्वायर होता है, ये आ गया 290। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 290 मीटर, ठीक है। बैंक से उसके घर की दूरी 290 मीटर, ठीक है। ये भी एक टाइप आता है एग्जाम में, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, सिंपल सा, ये बचपन में पढ़ी है, बस आपको रिकॉल करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो, अब ये आ गया ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसको ध्यान से समझना है, देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। 8 सदस्यों वाले एक परिवार में केवल 2 विवाहित जोड़े हैं। जो पॉइंट है ना उसको साइड में मेंशन करते जाओ। 2 मैरिड कपल है, 2 विवाहित जोड़े हैं, और केवल विवाहित जोड़ों के पास बच्चे हो सकते हैं। विवाहित जोड़े जो हैं उन्हीं के बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया, इसको हमने ध्यान रख लिया यार, और साइड में नोट कर लिया। अब क्या बोल रहा है, अब यहाँ से आए, यहाँ से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये छोटी छोटी पजल है, ठीक है। जो पजल भी आती है ना एग्जाम में, कभी कभी ऐसे डायरेक्शन वाली एक एक क्वेश्चन दे देगा पजल में, ठीक है। और छोटी छोटी स्टेटमेंट कम दे देगा, स्टेटमेंट 1-2 स्टेटमेंट दे दी, वो है, ठीक है। लेकिन ये समझने के लिए बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैंने ले रखा है। इसमें आपका पजल प्लस साथ में कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना। सिखा, सिखा साहू, देखो सिखा साहू, इसने कुछ बीच में कुछ कॉमा में कुछ नहीं लगाया, बस ऐसे दे दिया, बस आपको इसको समझना है। इसमें लैंग्वेज अच्छी है इस क्वेश्चन में। सिखा साहू जिसकी शादी सिया से हुई है, साहू साहू की शादी सिया से हुई है, की बड़ी बहन है। देखो यहाँ से तोड़ के देखो, स्टेटमेंट को तोड़ के पढ़ो इसको। सिखा के बाद क्या बोला, साहू जिसकी शादी सिया से हुई है, की बड़ी बहन है, यानी कि सिया की बड़ी बहन सिखा है, ये बोल रहे हैं। तो कैसे दिखाना है बड़ी बहन को, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सिया की बड़ी बहन, बहन है तो कॉमा करके दिखाया, निगेटिव का साइन लगाया, सिखा। जब तक एग्जामिनर बोलता नहीं तब तक मैं कुछ नहीं लगाता हूँ। मैं जैसे एग्जामिनर ने बोला बड़ी बहन है, तभी मैंने बड़ी बहन लिखा। सिया पुरुष है महिला है, मेरे को नहीं पता है, मैंने अभी सिया लिखा है बस, ठीक है। कॉमा करके सिखा, क्योंकि ये एक जनरेशन है ना, उसी में आ जाएगी। एक जनरेशन को एक लाइन में ही लिखना है, ठीक है। सिया, सिया की शादी किससे हुई है, साहू से हुई है, ये भी हमें बोल रहे हैं। अब साहू भी पुरुष है महिला हमें नहीं पता है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो हमने पॉइंट नोट कर लिया। फिर क्या बोल रहे हैं, सालवी, सालवी देखो अगला पढ़ो, सालवी सुमी जो शिखा का भतीजा भांजा है की एकमात्र बेटी है। सुमी की बात हो रही है, सुमी क्या है, शिखा का भतीजा भांजा है। देखो तोड़ के पढ़ो, सुमी जो है शिखा का भतीजा भांजा है, की एकमात्र बेटी सालवी है। शिखा का भतीजा, शिखा का भतीजा या भांजा जो भी होगा, सिया और साहू का ही बच्चा होगा, ठीक है। इतना तो हम मान सकते हैं जितना हमें दे रखा है। तो यहाँ से क्या होगा, इनका बच्चा होगा जो भी होगा ये। भतीजा भांजा बोला तो यहाँ पे क्या होगा, पुरुष होगा, तो मैं फटाफट से प्लस कर दिया। किसके बारे में बात हो रही है, सुमी जो शिखा का भतीजा भांजा है की एकमात्र बेटी है। सालवी
सालवी क्या बोला, सुमी जो शिखा का भतीजा भांजा है की एकमात्र बेटी है। सुमी, सुमी क्या है, भतीजा भांजे की एकमात्र बेटी कौन है, सालवी। देखो जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है मैंने वैसा ही करा, बेटी बोला तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, निगेटिव साइन के साथ। इस तरीके से हमने यहाँ तक स्टेटमेंट पढ़ लिया और यहाँ तक हमने फ्रेम भी कर लिया, ठीक है। अगर कुछ फ्रेम नहीं हो रहा तो उसे साइड में नोट कर सकते हैं, कुछ फ्रेम नहीं हो रहा तो साइड में नोट कर लो, बाद में आपका इसमें जोड़ दो। फिर क्या बोल रहा है, साहिल, साहिल के बारे में बात हो रही। श्री जो पहली पीढ़ी के नहीं है का साला जीजा या देवर है। श्री जो पहली पीढ़ी का नहीं है, एक चीज तो ये श्री क्या आना चाहिए, इस वाली पहली पीढ़ी में नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये पहली पीढ़ी हो गई ना, ठीक है, जो शिखा वाली है ये पहली पीढ़ी होगी, यहाँ क्या आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए। कौन, श्री जो पहली पीढ़ी के नहीं है का साला जीजा या देवर है। साहिल श्री का साला जीजा या देवर है। अब देखो हमें क्या है, 8 लोग हैं टोटल, अभी तक कितने लोग हो गए, शिखा, सिया, साउ, 3 4 5। अब क्या होगा, मैं इन्हीं से कनेक्ट करते बनाना चाहूंगा, वरना क्या होंगे मेरे पास मेंबर ज्यादा हो जाएंगे, ये भी ध्यान देना है, यही तो लॉजिक लगाना है रीजनिंग में। छोटे छोटे जो पॉइंट है ना, इनको आप समझ गए तो बस आपका रीजनिंग क्लियर है, आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो 8 सदस्य हैं तो मैं इसी में फ्रेम करना चाहूंगा, 1 2 3 4 5, 5 लोग आ गए हैं, 2 लोग इसी में एडजस्ट करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं कहीं अलग से मैं नहीं कर सकता, फिर रिलेशन बनाने में मेरे को और ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। देखो अब साहिल श्री जो पहली पीढ़ी के नहीं है, पहली बात तो यहाँ नहीं आएंगे, इस वाली लाइन में नहीं आएंगे, इस वाली लाइन में नहीं आएंगे, तो नीचे आएंगे, या तो इस पीढ़ी में या तो इस पीढ़ी में, पहली में नहीं आएंगे तो दूसरी या तीसरी में आएंगे। श्री जो पहली पीढ़ी के नहीं है का साला जीजा है देवर है, ठीक है। और देखो एक चीज स्टार्टिंग में एक पॉइंट दिया था, क्या केवल विवाहित जोड़ों के पास ही बच्चे हो सकते हैं। अगर साल भी बच्चा है तो सुमी का विवाहित है, सुमी विवाहित है, सुमी यानी इसकी वाइफ भी होगी कोई ना कोई, ठीक है। तो यहीं से हमने इस पॉइंट को ऐड करेंगे, साहिल श्री जो पहली पीढ़ी के नहीं है का साला है जीजा है देवर है। साहिल क्या है, श्री का साला जीजा है देवर है, ठीक है, यहाँ पे श्री कर दो, ठीक हो गया। श्री जो पहली पीढ़ी की नहीं है, पहली पीढ़ी की नहीं है, सही है, दूसरी पीढ़ी में आ गई। साहिल क्या है, साला जीजा है देवर है, तो इस साहिल को यहाँ कर सकते हैं, साला जीजा है देवर होगा तो प्लस ही होगा, मेल होगा, ठीक है। श्री का साला जीजा है देवर, साला साला का तो सेंस नहीं बन रहा क्योंकि श्री क्या होगी, फीमेल ही हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें कंफर्म नहीं है लेकिन हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। श्री का साला जीजा है देवर, ठीक हो गया। यहाँ तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई और हमारे पास कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग एडजस्ट हो गए, ठीक है। और क्या बोल रहा है, यह माना जाना चाहिए कि पत्नी अपने पति से छोटी है, ठीक हो गया। जहां भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें उसको हम कंसिडर कर लेंगे। सिया सारा की दादी या नानी है, सिया जो है सारा की दादी या नानी है, दादी या नानी की बात कर रहे हैं, तो कहाँ आएगा, थर्ड जनरेशन में आएगा, यानी कि सालवी का क्या होगी, बहन होगी, सिया जो भी है, बहन या भाई जो भी है, हमें दिया नहीं है, इस तरीके से। देखो तो हमारा क्या हो गया, फ्रेमिंग बन गई। देखो 8 लोग आ गए और हमारा अब क्वेश्चन का हम आंसर कर सकते हैं, ये हमारा फ्रेम हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसका आंसर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पहली पीढ़ी का है, क्वेश्चन देखो, पहली पीढ़ी का यानी कि इस वाली लाइन में कौन कौन है ये हमें बताना है, कौन पहली पीढ़ी का है। शिखा, सिया और साहू, इसमें से कौन है, सारा, सारा भी नहीं है, अच्छा सिया सारा की दादी है, अच्छा मैंने नीचे भी सिया लिख दिया, ये सिया नहीं है ये सारा है, ठीक है, लिखने में थोड़ा सा ये ध्यान देना है दो जगह सिया आ गई थी, ये सारा की बात हो रही थी। सिया सारा की दादी है, सिया दादी है ना, तो यहाँ पे सारा आ गई, ठीक है। देखो इनमें से कौन पहली पीढ़ी की नहीं है, सारा, साहिल, सिया, सारा और साहिल, सारा कहाँ आ गई, सारा तो थर्ड में आ गई, साहिल कहाँ आ गया, साहिल सेकंड जनरेशन में आ गया, तो पहली जनरेशन का कौन मिली, सिर्फ सिया, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, केवल 3, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से करना, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप नोट करके भी, अगर आप जैसे अगर आपको पहले से आते हैं ये चीजें तो आप इसको पॉज करके क्वेश्चन पढ़िए, उसका आंसर करिए, तब जाके जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ उसको आप देखिए, ठीक है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब उसी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अब देखो पिछला जो जो हमारा ये है, इसी डायग्राम से हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, साहिल शिखा से कैसे संबंधित है, साहिल और शिखा के बीच में रिलेशन बताना है। साहिल और शिखा के बीच में, साहिल और शिखा के बीच में क्या रिलेशन है, ये शिखा है, ये साहिल है, शिखा का क्या है, ये भतीजा होगा, शिखा का ये भाई बहन जो भी है उसका बच्चा है ना, तो साहिल क्या होगा, भतीजा, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया, भतीजा या भांजा, भतीजा या भांजा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेल होगा तो यहाँ भतीजा आ जाएगा, और अगर यहाँ फीमेल होगा तो यहाँ भांजा आ जाएगा, जो भी है मतलब जैसे भी आप कंसिडर करो, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें साहिल के बारे में बात हो रही है, साहिल भतीजा या भांजा, ये हमारा कंफर्म हो गया, ठीक है। इस तरीके से 2 क्वेश्चन बन गए, इस क्वेश्चन से 2 हमारे इस पजल से 2 क्वेश्चन थे, दोनों के दोनों हम इस तरीके से एक बार फ्रेम कर लेते। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं,
एक परिवार के 6 व्यक्ति PQRSTU एक परिवार की सभा में मौजूद है। कोई सभा है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। PQRSTU यानी कि कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। यहाँ पे साइड में नोट कर लिया। P और T भाई हैं, जो इन्फॉर्मेशन बताते जा रहे हैं उसको नोट करते हो। P और T भाई हैं, ठीक हो गया। P और T भाई हैं यानी कि दोनों पॉजिटिव मान। Q और S R के पिता के भाइयों की बेटियां हैं। Q और S क्या है, बेटियां हैं किसके, R के पिता के भाइयों की। R के, यहाँ पे R ले लेता हूँ, R के पिता के भाइयों की, ठीक है। कोई भी हो सकते हैं, 1-2 भाई, जो 2-3 भाई जो भी हैं, मैंने बस ऐसे इस तरीके से नोट कर लिया, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे नोट कर ली। अब क्या बोल रहे हैं, क्यू आर एस आर के पिता की भाइयों की बेटी है। यू क्यू के चचेरे ममेरे भाई बहन के पिता की बहन है। यू क्यू के चचेरे ममेरे भाई बहन के पिता की बहन है। यानी कि यू जो है, क्यू के जो चचेरे ममेरे होंगे, क्यू के चचेरे ममेरे भाई बहन के पिता की बहन है। क्यू के चचेरे ममेरे भाई बहन, ठीक है। क्यू के कोई चाचा जो भी होंगे, भाई बहन यहाँ आएंगे, इस लाइन में आएंगे, कॉमा से आएंगे कि भाई बहन के पिता की बहन है, यानी कि क्यू के भी पिता की बहन होगी, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। इस तरीके से आर एस के इकलौते चाचा मामा का पुत्र है। आर एस के इकलौते चाचा, एस के इकलौते चाचा है, यानी कि यहाँ पे 2 लोग नहीं आएंगे, इसको मैंने कट कर दिया। एस के इकलौते चाचा है, ठीक है। इकलौते चाचा मामा का पुत्र है, इसके इकलौते चाचा मामा का पुत्र है, इस तरीके से। अब जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। अब देखो जो फ्रेमिंग है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो P और T भाई हैं, 2 भाइयों की बात हो रही है, और R के पिताजी के भाई की बात हो रही है, ठीक है। Q और S R के पिता के भाइयों की बेटियां हैं, इस तरीके से। तो P और T के लिए हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन है, R के पिता या भाई के रूप में यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब बनाना शुरू करता हूँ। R के पिताजी P या T जो भी होंगे, ठीक है, इस तरीके से। R नीचे जनरेशन में आएगा, मैंने फिलहाल के लिए ये मान के चलो, अगर P का बेटा R नहीं होगा तो T का बेटा होगा, ठीक है, वो हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। P और T भाई हैं, ठीक हो गया। P और T भाई हैं, ये ऐसे आ गए, इस जनरेशन में आ गए, उसके नीचे R आना चाहिए, ठीक है। और R के साथ ही क्या आना चाहिए, उसके भाई बहन है, ये चचेरे में मेरे भाई बहन है, तो थोड़ा सा मैंने दूर कर लिया, चचेरे में मेरे भाई बहन, इस तरीके से Q और S, ठीक है। Q और S के जो पिताजी हैं और R के जो पिताजी हैं वो भाई होने चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं Q के पिताजी की बहन है, बहन कौन है, U क्या है, Q के पिताजी की बहन है। तो Q के पिताजी जो भी होंगे P और T में से, R के पिताजी जो भी होंगे P और T में से, उनकी बहन क्या है, U है। तो मैंने यहाँ कर ली, ये पहली जनरेशन में आ गए और ये दूसरी जनरेशन में आ गए। कितने, 6 लोग, 6 के 6 लोग एडजस्ट हो गए। अब कौन किसका भाई बहन, कौन किसका बेटा है, वो हमें ऑब्जर्व करना है। अब इसको ध्यान से समझते हैं। देखो अब इसको किस तरीके से करना है। P और T भाई हैं, दोबारा से क्वेश्चन को पढ़। अब देखो क्वेश्चन है छोटा सा, लेकिन देखो क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम करा है वो अच्छा है, ठीक है। देखो R क्या है, देखो लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो, R S के इकलौते चाचा मामा का इकलौता पुत्र है। R पुत्र है, यहाँ पे से ये पता चल गया। S के इकलौते चाचा मामा का पुत्र है, इकलौते चाचा या मामा का पुत्र है, इकलौते चाचा या मामा का पुत्र है। तो इसमें क्या आ सकता है, देखो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, T और P के किसी का पुत्र हो सकता है, ठीक है। R के पिताजी P भी हो सकते हैं, T भी हो सकते हैं, ये कंफर्म नहीं है अभी। लेकिन क्या है, ये जो है Q और S जो है ये कजीन है आपस में R से, ठीक है, ये तो हमें कंफर्म है। U Q के चचेरे मेरे भाई बहन के पिता की बहन है, ये भी हमारा ठीक हो गया, चचेरे मेरे भाई बहन के पिता की बहन है, ठीक हो गया। और क्या बोला, P और T भाई हैं, Q और S R के पिता के भाइयों की बेटी हैं, ठीक है, R के पिता के भाइयों की बेटी है। अभी हमें कुछ कंफर्म नहीं, बस इतना पता है ये ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे, नीचे वाली जनरेशन में आएंगे, ठीक है। हाँ, इनकी मदर ये भी हो सकती है, U भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्या है, U के लिए क्या बोला था, U चचेरे मेरे भाई बहन पिता की बहन है, बहन के बारे में बात हुई है, उनके बच्चों के बारे में बात नहीं है, इस तरीके से। अब ये मान के चलेंगे Q के पिताजी P और T जो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से चलेगा। ये भी P और T में से कोई भी हो सकते हैं, Q और S के पिताजी और R के पिताजी कोई भी हो सकते हैं। अगर P के हैं R के पिताजी होंगे तो T Q और S के पिताजी होंगे। अगर Q और S के पिताजी P होंगे तो R के फादर कौन होंगे, T होंगे, इस तरीके से। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है, कुल कितने पुरुष सदस्य। तो कितने पुरुष मिल गए हमें, 1 2 3, 3 पुरुष सदस्य, तो हमारा आंसर हो गया।
उसने हमसे कुछ पूछा ही नहीं कौन किसका बेटा है कौन क्या है, ये नहीं पूछा। उसने क्या पूछा कितने पुरुष सदस्य। उसके लिए उसने फ्रेम कर दिया क्वेश्चन इस तरीके से, थोड़ा सा क्या करा उसने, घुमा फिरा के लैंग्वेज। ये मैंने अच्छे क्वेश्चन लिए, अगर इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से क्लियर होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, जितना पूछा था हमारा आंसर मिल गया। हाँ, ये हमें पता नहीं चल पाया कि पी और टी में से किसके एग्जैक्टली कौन बच्चे हैं, बट हाँ ये पता चल गया कि ये पहली जनरेशन में आएंगे तो ये सेकंड जनरेशन में आएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है, देखो हमें क्या दे रखे हैं, कुछ कोड दे रखे हैं, कोड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको फटाफट समझते हैं। इसमें ध्यान से समझना क्या होता है, इसमें ये चीज ध्यान से समझनी होती है, जो कोड दे रखे हैं कोड को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से दो चिन्ह दर्शाएंगे ई एक्स की पत्नी, ई को एक्स की पत्नी दिखाना है, उसके लिए हमें ये कोड दे रखा है, इस कोड को सॉल्व करना है और क्वेश्चन मार्क की जगह में कुछ कोड रखने। ठीक है, एक्स परसेंट पी दे रखा है, एक्स परसेंट पी। अब देखो परसेंट का क्या है, परसेंट वाला ये, इसको पढ़ो, एक्स परसेंट पी, परसेंट माइनस परसेंट माइनस परसेंट माइनस, ये वाली लाइन दो चीज पढ़नी। ठीक है, एक्स परसेंट पी, एक्स परसेंट पी का मतलब क्या है, देखो एक्स परसेंट पी। अब इसको पढ़ते जाओ, ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी का दामाद है, यानी कि पहले वाला बाद वाले का दामाद है। एक्स पी का दामाद है, तो किस तरीके से लिखेंगे, एक्स की कोई वाइफ या हस्बैंड कुछ भी हो सकता है, उसके पिताजी होंगे पी, पी का दामाद है एक्स, पी का दामाद है बोला तो एक्स प्लस सी होगा, और यहाँ क्या होगी, एक्स की कोई वाइफ होगी, उसके पिताजी या मदर जो भी होंगे पी होंगे, इतना हमें पता चले। पी माइनस सी है, देखो पी माइनस सी दे रखा है ना, एक्स परसेंट पी था, फिर पी माइनस सी। पी माइनस सी का मतलब क्या है, देखो पी माइनस सी में क्या बोल रहा है, बी माइनस ए का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, यानी कि बाद वाला पहले वाले की पत्नी है। देखो डायरेक्शन बहुत ध्यान से पढ़नी है, कहीं ए बी दे रखा है, देखो यहाँ बी प्लस ए कर रहा है, बी इंटू ए कर रहा है, यहाँ बी माइनस ए कर रहा है, और यहाँ पे ए परसेंट बी कर रखा है, देखो आगे पीछे घुमा रखा है उसने, तो क्वेश्चन भी उसी अकॉर्डिंग पढ़ना है। बी माइनस ए मतलब बाद वाला, यानी कि ए की बात कर रहे हैं, पहले वाले की पत्नी है, बाद वाला यानी कि बाद वाला क्या है, पी माइनस सी का मतलब क्या है, पी माइनस सी में पी पहले सी बाद में, बाद वाला पहले वाले की पत्नी है, यानी कि बाद वाला कौन आएगा, पी माइनस सी में सी बाद वाला है, बाद वाला पहले वाले की पत्नी है, यानी कि सी पत्नी है किसकी, पी की, तो पी पति हो गया। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। फिर क्या बोल रहे हैं, परसेंट सी, सॉरी सी क्वेश्चन मार्क डी क्वेश्चन मार्क ई। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है, इसकी जगह क्या आना चाहिए, अब ऑप्शन से उठाना पड़ेंगे हमें, इंटू रखो प्लस रखो, पहले ऑप्शन एक एक करके ऑप्शन रख के, इसका तरीका ही ऑप्शन रख के चेक करना पड़ेगा। इंटू रखो सी इंटू डी प्लस ई, इसका मतलब क्या आएगा, देखो b इंटू ए का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे देखो b इंटू ए का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, b इंटू ए बी का पिता है, बाद वाला पहले वाले का पिता है, बाद वाला पहले वाले का पिता है, डी सी का पिता मिल गया, सी का पिता मिल गया, तो यहाँ तो अगर हम ऊपर रखें तो ये तो क्या थर्ड जनरेशन में चला जाएगा। हमें क्या बताना है, ई एक्स की पत्नी है, एक्स की पत्नी के बारे में बात करनी है, यानी कि हमें ऊपर से नीचे वाली जनरेशन में आना है, तो ये वाला देखो ये क्या है, ऊपर चले गया, चलो सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस के बारे में बात करें, प्लस क्या है, बी प्लस ए का मतलब क्या है, बी पहले है ए बाद में, ठीक है, और यहाँ क्या बोल रहा है, ए बी का बेटा है, यानी बाद वाला पहले वाले का बेटा है, ये तो यानी कि डी ई का बेटा है, ये पता चल रहा है डी ई का बेटा है, डी का बेटा, तो यहाँ से हमें कुछ मिला नहीं, इसकी पत्नी है, ये तो नहीं मिला ही नहीं, तो ए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब ऐसे ऑप्शन 2 चेक करते हैं, ऑप्शन ए चेक करा, ऐसे ऑप्शन 2 चेक करना है। ठीक है, इस तरीके। अब इसमें ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आप फटाफट से ऑप्शन चेक कर सकते हैं, तो मैं समझा रहा हूँ थोड़ा इसलिए समय लग रहा है, अगर आप खुद से करेंगे तो जल्दी कर लेंगे। तो बी को चेक करते हैं, अब बी वाले में मैंने टिक मारा है, बी को चेक कर रहे हैं, ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है, तो हमें क्या करना है, सी क्वेश्चन मार्क डी क्वेश्चन मार्क ई। ठीक है, जहाँ आंसर मिल जाए वहाँ बस खत्म करके आगे बढ़ जाना, सारे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो बी वाले में चेक करो, सी क्वेश्चन मार्क की जगह सी प्लस डी माइनस ई है। ठीक है, सी प्लस, प्लस वाला क्या है, बी प्लस ए का मतलब क्या है, बी प्लस ए ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा है, बाद वाला पहले वाले का बेटा है, सी का बेटा डी है। ठीक है, ये बोल रहे हैं सी का बेटा डी है, ठीक हो गया, सी का बेटा डी है, ये पता चल गया हमें। डी माइनस सी का मतलब क्या है, माइनस, माइनस का मतलब क्या है, डी माइनस ई, माइनस का मतलब है ए बी की पत्नी है, यानी कि बी माइनस सी, डी माइनस ई, और यहाँ क्या बोल रहे हैं, बी माइनस सी, ए बी की पत्नी है, बाद वाला पहले वाले की पत्नी है, बाद वाला यानी ई
डी की पत्नी है, ई डी की पत्नी है, हमें तो क्या निकालना था, ई एक्स की पत्नी है, ये निकालना है, तो ये भी गलत हो गया, तो बी भी हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन बचा हमारा अब सी। डी तो हो नहीं सकता, डी क्यों नहीं हो सकता, ऑप्शन डी क्यों नहीं हो सकता, या तो ए या तो सी, ए तो है नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। तो अब सीधे सीधे हमारा ऑप्शन सी ही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ क्योंकि मेरे ऑप्शन इस तरीके से है, बट फिर भी हम चेक करेंगे। सी क्वेश्चन मार्क डी क्वेश्चन मार्क ई निकालना है। सी प्लस डी हैज ई। सी प्लस डी क्या था, बी प्लस ए, यानी कि बी प्लस ए पहले वाला बाद वाले का बेटा है, सी डी का बेटा है। पहले वाला बाद सॉरी क्या था, बी प्लस ए था ना, बाद वाला पहले वाले का बेटा है, बाद वाला पहले वाले का बेटा है, उल्टा हो जाएगा ये, बाद वाला पहले वाले का बेटा है, सी का बेटा डी है। ठीक हो गया। अब हैज का मतलब क्या है, बी ए की इकलौती बहन है, बाद वाली पहले वाले की बहन है, बाद वाली पहले वाले की बहन है, तो डी की बहन ई होगी, तो सी का बेटा डी है। ठीक हो गया, सी का बेटा डी हो गया और डी की बहन ई होगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, ई एक्स की पत्नी, ई एक्स की पत्नी है, बिल्कुल मिल रहा है, एक्स की पत्नी ई है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन सी हमारा यहाँ राइट आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो लैंग्वेज है अच्छी दे रखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, डायरेक्शन वही है पिछले क्वेश्चन की तरह, और ऑप्शन क्वेश्चन कुछ अलग है। ठीक है, देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण प्रश्न जिनके स्थान पर कौन से स्थान आएगा कि जो वी एल की पुत्र वधु है। वी जो है एल की पुत्र वधु है, यानी कि वी फीमेल है, एल का कोई बेटा होगा, उसकी वाइफ होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वी प्लस जेड, वी प्लस जेड, बी प्लस जेड, बी प्लस जेड क्या है, बाद वाला पहले वाले का बेटा है, बाद वाला पहले वाले का बेटा है। बी प्लस जेड में क्या है, जेड पहले वाले का बेटा है, यानी कि बी का बेटा है, बाद वाला पहले वाले का बेटा है। ठीक हो गया, तो जेड क्या है, पुत्र हो गया। जेड इंटू टी, जेड इंटू टी, जेड इंटू टी का मतलब क्या है, बी इंटू ए, बी इंटू ए, बी इंटू ए। देखो इसकी डायरेक्शन देखो, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, बाद वाला पहले वाले का पिता है, बाद वाला पहले वाले का पिता है, यानी कि जेड इंटू टी में क्या होगा, बाद वाला, टी क्या है, बाद वाला है, पहले वाले का पिता है, तो टी का क्या है, बाद वाला पहले वाले का पिता, यानी कि जेड का पिता कौन हो गया, टी हो गया। टी की वाइफ कौन होगी, वी होगी। ठीक हो गया, हमें क्या निकालना है, एल का पुत्रवधु है वी। ठीक है, यानी कि ऊपर पे हमें एल चाहिए। ठीक है, एल चाहिए यहाँ पे, बस वो रिलेशन कैसे आएगा क्वेश्चन मार्क में वो देखना है। टी क्वेश्चन मार्क एल, तो टी क्वेश्चन मार्क एल, हमें एल यहाँ पे चाहिए। ठीक है, एल की पुत्रवधु इस तरीके से चाहिए। अब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो हमें पता करना है। प्लस, प्लस का मतलब क्या है, देखो बी प्लस ए, यानी कि बाद वाला पहले वाले का पिता है, बाद वाला पहले वाला बाद वाले का बेटा है, ये तो है। टी क्या होना चाहिए, एल का बेटा होना चाहिए, तो टी एल का बेटा कैसे होगा, प्लस, प्लस साइन से हो जाएगा। देखो प्लस साइन से क्या होगा, टी प्लस एल लिखूंगा मैं, तो बी प्लस ए का मतलब क्या है, ए बी का बेटा है। बी को अगर मैं पहला मान लूँ, ए को दूसरा मान लूँ, पहला दूसरा ऐसे मानना पड़ेगा क्योंकि ए बी में थोड़ा सा कंफ्यूजन करते हैं। देखो हर जगह डायरेक्शन अलग अलग देखी, पहला वाला जो है दूसरे वाले का बेटा मिल रहा है, पहला वाला नहीं, टी किसका मिल रहा है, एल का बेटा मिल रहा है, टी प्लस एल में टी एल का बेटा मिल रहा है, टी एल का बेटा मिल गया, टी एल का बेटा मिल गया, तो वी एल की पुत्रवधु मिल गई, तो प्लस से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए में ही आ गया, कभी कभी हो सकता है ऑप्शन डी में आ जाए आपका। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस के लिए नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है, ये इंग्लिश में दे रखा है, आप इसको पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी कर सकते हैं, मैं हिंदी में बताऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये देखो आप हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, थोड़ा सा अब इसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर इसका आंसर करते हैं। देखो अब 3 पीढ़ियों वाला एक परिवार दे रखा है जिसमें क्या है 11 सदस्य हैं, और उसमें से क्या है 4 विवाहित जोड़े हैं, ए सी का साला है, एम की केवल एक संतान है, यानी कि थोड़ा सा ये क्या है, इसमें 11 लोग आने हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ स्पेस बनाता हूँ मैं, या इसके डायरेक्शन लिख के अगले में सॉल्व करेंगे, अगले उसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 पीढ़ियों वाला एक परिवार है। ठीक हो गया, मैं अगले में डायरेक्शन बना देता हूँ। 3 पीढ़ियाँ हैं, 3 पीढ़ियाँ फटाफट नोट करते चलता हूँ। 3 पीढ़ियाँ हैं, 11 सदस्य हैं, 3 पीढ़ी में 11 सदस्य हैं, ए एन सी बी एम के। ठीक है, जो जो आएंगे वो तो हम देख लेंगे। 4 विवाहित जोड़े हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं नोट कर रहा हूँ। 11 सदस्य हैं, 4 विवाहित जोड़े हैं, 3 पीढ़ी में, बस ऐसे डायरेक्शन नोट करनी है आपको। 11 मेंबर हैं और 4 क्या है, मैरिड है। ठीक है,
4 मैरिड है। देखो यहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन नोट कर ली। ए सी का साला है, ए सी का साला है, ए क्या है, सी का साला है, सी का साला है, तो यानी कि इसी की कोई जो वाइफ जो भी होगी उसका भाई होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन में किस तरीके से आएगा, ए सी का साला है, ए की को कोई वाइफ या जो भी होगी उसका हस्बैंड होगा सी, ठीक है। सॉरी, ए की जो बहन होगी उसका हस्बैंड होगा सी। सी का साला है तो ये होता है ना, सेंस पे ये देता है, साला का सेंस ये देता है, ये हस्बैंड, ये वाइफ, वाइफ का भाई ए साला है तो बोला तो प्लस हो गया। देखो यहाँ से मैंने उनके जेंडर भी डिस्क्राइब कर ली। आगे क्या बोल रहा है, एम की केवल एक संतान विवाहित है, एम की केवल एक संतान विवाहित है, एम की संतानें होंगी 2-3 हो सकती हैं, लेकिन एक ही विवाहित है, ये हमारी एक होगी, मैंने इसे बॉक्स में रख दिया। एम की केवल एक संतान विवाहित है, एम की एक से ज़्यादा संतान होंगी लेकिन एक विवाहित है, एक विवाहित है तो मैंने डैश कर दिया, यहाँ पे कोई पर्सन आएगा, और भी हो सकती हैं, ठीक है, प्लस माइनस यानी भाई बहन जो भी हो सकते हैं, इस तरीके से ये डायरेक्शन आ गई इस स्टेटमेंट को डायरेक्शन में कन्वर्ट कर लो, स्टेटमेंट को सिंबल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। के आर का दादा है, के आर का दादा है, देखो के दादा है, के का बेटा होगा कोई, उसका बेटा होगा, यानी के दादा है तो प्लस हो गया, ठीक है। ये हमारी इन्फॉर्मेशन आ गई। फिर क्या बोल रहा है, एन बी की पुत्र वधु है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एन बी की पुत्र वधु है, एन जो है पुत्र वधु है किसकी, बी की, बी का कोई बेटा होगा उसकी वाइफ होगी। अगली चीज, ई परिवार की विवाहित महिला सदस्य है, ई कौन है, ई कौन है, विवाहित है, ठीक है, विवाहित मैंने डैश करके लिख दिया इस तरीके से, इसका कोई क्या होगा, पति होगा, और महिला है तो मैंने माइनस के साथ सिंबलाइज कर लिया। अगले डायरेक्शन, सी का कोई भाई बहन नहीं है, सी का कोई भाई बहन नहीं है, सी कहीं दिख रहा, मैं नोट कर लो, सी के बगल में मैंने कॉमा करके लिखा, कॉमा में क्रॉस कर दिया मैंने, कोई भाई बहन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन को इस तरीके से नोट करना है। फिर क्या बोल रहे हैं, एम का केवल एक पुत्र है, एम का केवल एक पुत्र है, एक पुत्र है तो यानी कि एक पुत्री होगी, ठीक है, पुत्र एक ही हो सकते हैं, ठीक है। एम का केवल एक पुत्र है, एम का एक पुत्र होगा, बाकी पुत्रियां एक दो कितनी भी हो सकती हैं, पुत्र एक है, मैंने इस तरीके से साइड में नोट कर दिया अपने रेफरेंस के। अगली चीज क्या बोल रही है, वाई डी का भतीजा है, वाई जो है भतीजा है किसका, डी का, डी का कोई भाई बहन जो भी होगा उसका बेटा होगा वाई, भतीजा है तो प्लस हो गया, ठीक है, ये हमारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगली चीज, वाई ए की संतान नहीं है, वाई ए की संतान नहीं है मतलब इसके फादर में एन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे फादर मदर जो भी है ए नहीं आना चाहिए। डी एन का सहोदर है, डी एन का भाई है, डी एन का भाई बहन है जो भी है, डी का जो भाई बहन है वो यहाँ पे एन होना चाहिए, और एन वाई का जो फादर मदर जो भी होगा वो एन होगा, ये हमें पता चलेगा। इस इन्फॉर्मेशन को मैंने क्या करा, मिक्सअप करते जा रहा हूँ मैं, जिस जिसमें जहाँ जहाँ मिलते जा रहा है उसको मैं इंक्लूड करते जा रहा हूँ। अगली चीज, डी एन का सहोदर मिल गया, आर एम की पोती है, आर एम की पोती है, आर जो है एम की पोती है तो के की वाइफ होगी, के की वाइफ होगी, ठीक है, के की वाइफ होगी, जरूरी नहीं है के की बेटी का भी तो पोता हो सकता है, तो के की वाइफ होगी जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ के वाले जनरेशन में होगी ये कंफर्म है, तो इसको मैं इस तरीके से नोट कर लेता हूँ। लिंक डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से मैंने के वाली जनरेशन में लिख दिया, शायद उसकी वाइफ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, या कोई और दूसरी की इसकी बहू की मदर भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया बस अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए। अगला क्या है, ओ परिवार का विवाहित सदस्य और परिवार की पहली पीढ़ी से संबंधित है, ओ परिवार का विवाहित सदस्य और परिवार की पहली पीढ़ी से संबंधित है, यानी कि इसी वाली पीढ़ी में ये भी आएगा, इसको मैं इक्वल करके लिख दे रहा हूँ, इसी वाली पीढ़ी में आएगा ओ, और विवाहित सदस्य, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में एम कर दे रहा हूँ, मैरिड। और लास्ट चीज हमें क्या मिलती है, एम सी की सास है, एम सी की सास है, एम सी की सास है, यानी कि एम का जो बच्चा होगा, एम का जो भी लड़का लड़की जो भी होगा, सी की सास है, सास है मतलब एम फीमेल है, ठीक है, यहाँ से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई। बस हमारी ये क्या है पजल, अब इसी को देख के हमें ऑब्जर्व करते चलनी है, ठीक है, हमने सारे डायरेक्शन को क्या कर लिया, सिंबल में हमने और जो हमारे तरीके हैं उसमें नोट कर लिया, ठीक है। अब इसका सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो 3 जनरेशन आ रही है, मैं इसमें फ्रेम करता हूँ, जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर मुझे मिल रहे हैं अभी तक, ओ एम के ये वाला, इसी को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ।
ठीक है, O M K, ये तीनों के तीनों क्या है, एक जनरेशन में। ठीक है, M क्या है, C की सास है, M C की सास है। M का कोई बच्चा होगा, उसका हस्बैंड वाइफ जो भी होगा उसकी सास है, सास है तो M क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, और O क्या था, O मैरिड था, O M से मैरिड हो सकता है ना, मैरिड है तो ये दोनों के दोनों होने चाहिए। और दूसरी चीज एक इन्फॉर्मेशन और ध्यान दी थी, बी के क्या है, बी के बहुओं के बारे में बात हुई थी, और टोटल 4 मैरिड कपल आने चाहिए। ठीक है, 4 मैरिड कपल आने चाहिए, बी का कोई क्या होना चाहिए, बहू होनी चाहिए एन, और एन का कोई भाई होना चाहिए डी। ठीक है, और एन का बच्चा होना चाहिए कौन, वाई। देखो अब इसको मैं यहाँ कैसे प्लेस करता हूँ, बी एन डी वाई, इनको मैं एक साथ प्लेस कर सकता हूँ। कहाँ प्लेस करूंगा वो आपको बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। ठीक है, बी का क्या होना चाहिए, बी की बहू होनी चाहिए एन। अब देखो अगर यहाँ में बी की बहू को अगर मैं कंसिडर करना चाहूँ, किस तरीके से होगा, एक तो ओ को विवाहित करना है, ओ को विवाहित करूंगा, ओ को विवाहित करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, के उस के की वाइफ बना सकता हूँ। के तो क्या है, वो है ना आपका, के तो मेल है, के का क्या है, पोता था आर। ठीक है, आर से के भी रिलेटेड है, एम भी रिलेटेड है। ठीक है, इस तरीके से तो आर के मदर फादर में क्या है, आर के मदर फादर के बारे में क्या है, एम का ये वाला मैंने इस वाले इसको उठा दिया है, एम की बहू वाला ये वाला पॉइंट उठा लिया है, और ये वाला मैं अब उठाने जा रहा हूँ, बी एन डी वाई। ठीक है, एक ये उठा रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, ये वाला पूरा फ्रेम करने के ऐसे ही उठा रहा हूँ मैं, बी की बहू को एन करना है मुझे, बी की बहू को एन करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, बी की बहू को मैं अगर एन करना है, देखो सी के बारे में एक चीज और थी, सी क्या था, मेल था, इस वाली इंफॉर्मेशन से क्या मिला था, सी मेल मिला था, और सी का साला कौन मिला था, ए मिला था, ए भी क्या है, मेल मिला था। एम का क्या मिला था, एम का बच्चा एक मेल होगा बाकी फीमेल होगा, एम का एक बच्चा मेल हो गया तो ये तो फीमेल होनी ही होनी है डेफिनेटली। तो इस फीमेल की जगह क्या आ सकता है, बी की बहू आ सकती है, बी की बहू एन को प्लेस कर सकता हूँ, तो के की वाइफ को अगर मैं बी कर दूं तो बी की बहू को एन प्लेस कर सकता हूँ, और एन का बच्चा मैं कौन प्लेस कर सकता हूँ, वाई कर सकता हूँ। और देखो एन का बच्चा जैसे मैंने वाई प्लेस करा तो डी और एन ये वाली इन्फॉर्मेशन भी उठा सकता हूँ मैं, ये वाली इन्फॉर्मेशन डी और एन वाली, डी और एन वाली इन्फॉर्मेशन में कैसे उठा सकता हूँ, देखो डी को मैं यहाँ रख सकता हूँ, डी का कोई भाई बहन जो भी था एन उसका बच्चा वाई था। ठीक है, ये उठ गई इन्फॉर्मेशन। अब देखो ओ क्या था, विवाहित था, ओ किससे विवाहित होगा, अगर के को यहाँ रख दे तो मैंने ओ एम से विवाहित हो जाएगा, तो एम इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब देखो कितने 4 मैरिड थे, और एक क्या बोला था, ई भी क्या है, ये वाली इन्फॉर्मेशन। अब ये इन्फॉर्मेशन बची है, हमने सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन उठाई, फिर उसके बाद ये उठाई, फिर ये उठाई, और साथ में हमने ये वाली भी बीच में उठा ली। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ ये बचा है, ये वाला पार्ट बचा है। ई क्या है, विवाहित है, ई विवाहित कहाँ रख दो, 3 तो विवाहित आ गए हैं, एक ये वाला पार्ट आ गया आपका, एक ये 2 आ गए विवाहित। ठीक है, एक ये 2 आ गए विवाहित, 3 हमारे पास क्या आ गए, विवाहित जोड़े आ गए। एक जोड़ा और बताना है, एक जोड़ा और कहाँ बताना है, एम का तो सिर्फ एक ही बच्चा विवाहित था। ठीक है, एम का एक बच्चा विवाहित था तो सेकंड जनरेशन में आ नहीं सकता, पहले जनरेशन में जगह नहीं है, थर्ड जनरेशन में एक जगह मिल रही है, वाई का क्या कर दो, वाई की वाइफ कर दो। ठीक है, आर के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, वाई मेल है तो वाई की वाइफ भी हो सकती है डेफिनेटली, तो ये हमारी फ्रेमिंग होगी इस तरीके से। ठीक है, और आर क्या था, आर पोता था मेरे ख्याल से, आर के बारे में कहीं दिया था, आर एम की पोती है, आर एम की पोती है तो आर क्या होगी, फीमेल हो गई, तो मेल फीमेल भी हमारे सारे क्लियर हो गए। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओ के सापेक्ष वाई का क्या संबंध है, ओ के सापेक्ष वाई का क्या संबंध है, ओ के सापेक्ष वाई, ओ का क्या है, ओ का पोता है वाई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोता हो गया। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, इसको देखने के लिए देखो, ये हमारे फ्रेमिंग होगी, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, आर भी निगेटिव आ गया। अच्छा, डी के बारे में, डी के बारे में देखो, एक स्टेटमेंट थी, एम का केवल एक पुत्र है, एम का केवल एक पुत्र है तो बाकी क्या होंगी, पुत्रियां होंगी, तो एम का एक पुत्र ए आ गया, एन पुत्री होगी, डी भी क्या होगी, पुत्री होगी। ठीक हो गया, इस तरीके से ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर के लिए ये हमारी फ्रेमिंग है। ठीक है, तो हमारा क्या आ गई, देखो कितनी महिलाएं आ गई, तो अब यहाँ से काउंट कर लो, परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं ये पता करना है, तो कितनी महिलाएं होगी, एम बी एन डी ई आर, यानी कि 1 2 3 3 4 5 6, 6 महिलाएं होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, 6, ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। इस तरीके से हमने ब्लड रिलेशन
इस तरीके से हमने क्या करा, ब्लड रिलेशन प्लस डायरेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, साथ में अच्छी प्रैक्टिस भी कराएंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन लिए मैंने, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन ले रखे हैं जिसमें आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग भी घूमे। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप एक बार क्या करके पॉज करके दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने तरीके बताया उनको सीख सकते हैं, या जो भी आपका तरीका है उससे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।